मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉनिंग एवं पेनी मॉडल। क्रॉनिंग पेनी मॉडल बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स के यूनिट सेकंड से यह टॉपिक हमने लिया है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। क्रॉनिंग एवं पेनी मॉडल अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठोसों में ऊर्जा अंतराल, एनर्जी बैंड गैप थ्योरी इन सॉलिड्स। उसी से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल के बारे में आज विचार करेंगे। ठोस के मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में यह कल्पना की जाती है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाले जालक में विचरण करते हैं, परंतु आयनिक एवं सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोसों में संयोजी इलेक्ट्रॉन चालक के आयनों के नाभिक के निकट विचरण करने के कारण इन पर पीरियोडिक पोटेंशियल लगता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्रॉनिंग एवं पेनी ने एक विमीय चालक ठोस में संयोजी इलेक्ट्रॉन के व्यवहार की मुख्य विशेषताओं को ज्ञात किया, जिसमें क्रॉनिंग एवं पेनी ने आवर्ती विभव को यानी पीरियोडिक पोटेंशियल को एक रेक्टेंगल पोटेंशियल के रूप में माना। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक विमीय जालक में आवर्तिक आयताकार विभव लिया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं 0 to a के बीच में जो पोटेंशियल है वो 0 है। 0 से -b के बीच में जो पोटेंशियल है वो V0 है। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 0 to a क्षेत्र में यह 0 है, -b से 0 क्षेत्र में यह V0 है। या लिमिट्स के साथ हम इसे लिख सकते हैं कि Vx 0 कब है, जब x की वैल्यू 0 से a के बीच में है, तथा Vx V0 कब है, जब x की वैल्यू -b से 0 के बीच वेरी करती है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ये जो हमने लिमिट्स यूज की हैं, जिस एरिया में लिमिट्स यूज की हैं, जहाँ पर जो पोटेंशियल है एक वी में काल अनांतरित पोटेंशियल क्षेत्र में m द्रव्यमान तथा E ऊर्जा वाले कण की गति को काल अनांतरित श्रोडिंगर समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस दोनों एरिया के लिए क्या होंगी, 0 to a के बीच में ये होगी d2 साई फर्स्ट dx² प्लस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल में 0, क्योंकि इसमें पोटेंशियल की कोई टर्म नहीं है। यहाँ पर V0 इक्वल में क्या है, 0 है इस एरिया में। दूसरे एरिया की हम बात करें -b to 0 के बीच में d2 साई फर्स्ट 2 dx² प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस V0 साई 2 इक्वल में 0। यहाँ हम मानेंगे कि कांस्टेंट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये इस इक्वेशन को हम कांस्टेंट मानकर ही सॉल्व करेंगे, अन्यथा बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इक्वल अल्फा स्क्वायर, यानी 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर हमें क्या लिखना है, अल्फा स्क्वायर यूज़ करना है, तथा 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस V0 स्क्वायर इक्वल में बीटा स्क्वायर लेकर हमें इसे सॉल्व करना है इक्वेशन को। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा हमने जो लिए हैं वो रियल नंबर हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E विभव V0 से कम है, इसलिए हम E माइनस V0 ना लेकर इसे यूज़ करेंगे V0 माइनस E से, अर्थात V0 जो है वो बड़ा है E से। समीकरण 2 तथा 3 को हम रियल नंबर कांस्टेंट के साथ लिख सकते हैं। d2 साई फर्स्ट dx² प्लस अल्फा स्क्वायर साई 1 तथा d2 साई 2 dx² माइनस बीटा स्क्वायर साई 2 इक्वल में 0। यहाँ हम देखेंगे कि ब्लॉक थ्योरम जो है हमारे पास पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए फंक्शन होता है। आवर्तिता फलन के गुणनफल के रूप में उसे व्यक्त कर सकते हैं। समतल जो तरंग है यानी प्लेन वेव है, तथा जालक के पीरियोडिक फंक्शन के रूप में हम उसके गुणांक के रूप में हम इसे लिखते हैं साई x इक्वल में e⁻∗ kx u k x। साइन x इक्वल में e⁻∗ kx u k x। अभी जो इक्वेशंस हमने ली हैं 4 और 5, इसमें हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, साई फर्स्ट की और साई 2 की,
तथा डी टू साई फर्स्ट स्क्वायर डी टू डी एक्स स्क्वायर तथा डी टू साई टू और डी एक्स स्क्वायर, इनकी वैल्यू हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक्स का एक बार डी साई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे और उसके बाद डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर हम इसमें फाइंड करेंगे। इक्वेशन 6 को x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करने पर हम पाते हैं कि फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे तो ये हमारा जो फंक्शन है वो है e रेज़ टू की पावर आयोटा के एक्स यू के एक्स। जब हम इसका डी साई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे तो एक बार हम इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसका अवकलन करेंगे, दूसरे टाइम में हम इसका अवकलन करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे। लेके चलते हैं तो आयोटा के ई रेज़ टू की पावर आयोटा के एक्स यू के एक्स यहाँ कांस्टेंट था। सेकेंड में ई रेज़ टू की पावर आयोटा के एक्स को कांस्टेंट लेके चलेंगे तो डी यू के बाई डी एक्स। सिमिलरली हम यहाँ पर डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। इसी इक्वेशन में हम देखेंगे कि यू के एक्स को फिर कांस्टेंट लेंगे और ई रेज़ टू की पावर आयोटा के एक्स का फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसे हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई की पावर आयोटा के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी आयोटा इंटू आयोटा माइनस में के स्क्वायर प्लस हम नेक्स्ट लेके चलेंगे इसमें नेक्स्ट हम इसका अभी हमने ई रेज़ टू की पावर आयोटा के एक्स के साथ अवकलन किया, फिर हम इसका वापस से इसमें भी दो फंक्शंस लेके चलेंगे हम। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, सेकंड के साथ हमने पहले इसे कर लिया है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यू के एक्स का फिर अवकलन करेंगे, यानी यू के एक्स का जो अवकलन होगा वो होगा आयोटा के ई रेज़ टू की पावर आयोटा के एक्स डी यू के बाई डी एक्स, यानी इसके ये दो टर्म्स हो गई, फर्स्ट एक टर्म ये हो गई और दूसरी टर्म ये हो गई। नेक्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, प्लस इसका हम एक बार अवकलन करेंगे, यानी इसको फर्स्ट लेंगे और इस दूसरी टर्म को सेकंड लेंगे। जब हम इसे फर्स्ट लेते हैं तो आयोटा ई रेज़ टू की पावर आयोटा के एक्स और डी यू के बाई डी एक्स, प्लस फिर हम इसी का वापस करेंगे, यानी ई रेज़ टू की पावर आयोटा के एक्स और डी टू यू के एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक टर्म ये 2 3 और 4, यानी टोटल यहाँ पर 4 टर्म हो गई। 2 टर्म सेम है ये और ये, इसलिए हम इन्हें ऐड कर देंगे, यानी ये होगी 2 आयोटा के ई रेज़ टू की पावर आयोटा के एक्स डी यू के बाई डी एक्स, प्लस लास्ट जो टर्म बचेगी रेज़ टू की पावर आयोटा के एक्स डी टू यू के अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हमारी यहाँ टोटल जो 4 टर्म थी वो 3 में समराइज हो गई हैं, जिसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब इन इक्वेशंस को हम डी साई बाई डी एक्स और डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं वो इस वाली इक्वेशंस में रखेंगे, डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर साई 1 और डी टू साई 2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साई 2। इन दोनों इक्वेशंस में हम साई 1 और डी टू साई 1 की वैल्यू रखेंगे और डी टू साई 2 और साई 2 की वैल्यू रखेंगे नहीं, यानी यहाँ से हम साई 1 एंड साई 2 भी लिख सकते हैं। साई 1 क्या होगा, ई रेज़ टू की पावर आयोटा के एक्स ई रेज़ टू की पावर आयोटा के एक्स यू के एक्स, और साई 2 भी वही होगा, ई रेज़ टू की पावर आयोटा के एक्स और यू के एक्स। साई एंड साई 2 में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों सिमिलर रहेंगे, यानी इस इक्वेशंस में हम इस वैल्यूज़ को जब पुट कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है डी टू यू 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी जो यू के यहाँ पर जो था के वेरी करेगा, के जो था सॉरी के जो है यू के साथ में वो वेरी करेगा। एक बार होगा यू के जो है वो एक बार होगा u1 और यू के साई 1 के लिए u1 लिखेंगे इसे और साई 2 के लिए इसे u2 लिखेंगे। डी टू यू 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के आयोटा की डी यू 1 अपॉन डी एक्स प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर u1, यानी यहाँ से हम किसकी वैल्यूज़ रख देंगे, डी टू साई 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर
एंड d2 साई 2 अपॉन dx स्क्वायर सेकेंड की वैल्यू रख देंगे प्लस अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू रख देंगे u के साथ में, तो वो हम प्राप्त करेंगे यहाँ पर 0 प्राप्त हो रहा है। ऐसे सिमिलरली हम इस इक्वेशन में भी वैल्यू रख देंगे। तो ये जो इक्वेशंस हैं वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें प्राप्त हो रही हैं, जिनका हल ये हो सकता है। u1 एंड u2 का हल ये हो सकता है। मैथमेटिकल फिजिक्स में हम ये अच्छे से पढ़ लेते हैं, यहाँ पर हमें इन्हें गहराई से नहीं पढ़ना है। जहाँ हम लेके चल रहे हैं a b c एंड d, यहाँ पर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज साई एंड डी साई बाई डी एक्स पर लगने वाले बाउंड्री कंडीशंस एंड कंटिन्यूटी कंडीशंस से ज्ञात की जा सकती हैं। बाउंड्री कंडीशंस हम यहाँ यूज़ करते हैं। फर्स्ट यूज करेंगे कि x जब 0 है तो साई एंड डी साई बाई डी एक्स कंटिन्यूटी से है, यानी u1 u2 0, du1 बाई डी एक्स एंड du2 बाई डी एक्स इक्वल 0, तब हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यानी उन इक्वेशंस में u1 और u2 वाले इक्वेशंस में हम 0 रख देंगे x के लिए, तो हमें प्राप्त हो जाएगा a प्लस बी इक्वल c प्लस डी। एंड सेकेंड इक्वेशन में du1 बाई डी एक्स और du2 बाई डी एक्स वाले में ये हम 0 रख देंगे, अवकलन करके x की वैल्यू 0 रख देंगे, तो हम प्राप्त करेंगे आयोटा के a अल्फ़ा माइनस के माइनस आयोटा बीटा अल्फ़ा प्लस के इक्वल c बीटा माइनस आयोटा के माइनस d बीटा प्लस आयोटा के। ये इक्वेशंस हमारी 11 एंड 12 है। सेकंड जो बाउंड्री कंडीशंस है वो हम यूज़ करेंगे x इक्वल a एंड x इक्वल माइनस बी, पर u1 x इक्वल a और u2 x इक्वल माइनस बी, du1 और du2 बाय डी एक्स इक्वल एक्स माइनस बी पर ये जैसे हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाता है। ये इक्वेशंस हमें ऐसे प्राप्त होगी। यहाँ हम देखते हैं कि इन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, यानी डिटर्मिनेंट्स इनका क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। शून्य हो जाने के लिए हम इस इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यानी 2 इक्वेशंस ये हैं और 2 ये हैं, कुल मिला के यहाँ पर 4 इक्वेशंस हैं हमारे पास, 1 1 एंड -1 और -1। सेकंड में हम लेंगे यहाँ पर आयोटा अल्फ़ा माइनस के a और b के कांस्टेंट हम यहाँ पर लिख लेंगे, जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी हमें जो सॉल्यूशन इसका प्राप्त होता है वो होता है बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा बीटा साइन हाइपरबोलिक बीटा आई बी साइन अल्फ़ा ए प्लस कोस हाइपरबोलिक बीटा बी कॉस अल्फ़ा इक्वल में कोस के a प्लस बी। इस इक्वेशन को हल करना बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए हम इसमें भी कुछ अप्रॉक्सीमेट्स काम में लेंगे, जहाँ पर v नॉट टेंड्स टू इन्फिनिट, b टेंड्स टू 0 पर v नॉट b की परिमित मान बैरियर स्ट्रेंथ कहलाती है। यानी हमें जो यूज़ करना है वो प्राचीर की जो चौड़ाई, वो बैरियर, प्राचीर से यहाँ पर बैरियर का मतलब है b टेंड्स टू हमें क्या लेना है 0। जैसे साइन हाइपरबोलिक बीटा b टेंड्स टू 0 होगा, ये बीटा b होगा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा ये 1 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज हम इक्वेशन 15 में रखेंगे तो हम पाएंगे a बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा बीटा बी। यानी यहाँ हम देख रहे हैं इसकी जगह हमें बीटा बी लिखना है और इसकी जगह हमें 1 यूज़ करना है, तो ये होगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा इंटू बीटा बी, और साइन अल्फ़ा ए अपोन में जो अल्फ़ा जो चल रहा था उसको हमने यहाँ पर ले लिया और a से ऊपर नीचे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस सेकंड टर्म में 1 इंटू कोस अल्फ़ा ए, और ये b टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कॉस के ए। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि बीटा से बीटा को कैंसिल कर दो, या हम पूरा ऐसे मानते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी p है, ये जो टर्म है वो हमारी क्या है p है। यानी यहाँ पर p जो है वो है हमारे पास में p इक्वल में a बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा इंटू बीटा बी, ये हमारे पास में p है। p भी एक यहाँ पर हमने कांस्टेंट ही लिया है, जिसका फिजिकल सिग्निफिकेशन हम आगे जाकर पढ़ेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पर P हमने ये लिया है। जैसे हम इसमें बीटा एंड अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं, यानी बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे, बीटा स्क्वायर यानी है यहाँ पर 2me V0 अपॉन H क्रॉस स्क्वायर माइनस E, और माइनस में अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे तो ये अल्फ़ा इक्वल में है 2me अपॉन H क्रॉस स्क्वायर। देखिए 2m अपॉन H क्रॉस स्क्वायर इसमें कॉमन आ रहा है, 2m अपॉन H क्रॉस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये होगा V0 माइनस 2e, V0 माइनस 2e। ऊपर वाले 2 से ये अपॉन वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को कैंसिल कर देंगे इस 2 से, एंड m अपॉन H क्रॉस स्क्वायर और ए बी बीटा से बीटा को कैंसिल कर देंगे तो ये होगा हमारा लास्ट जो इक्वेशन हमें फाइंड होगी वो होगी हमारे पास में ए बी V0 माइनस 2e अपॉन एम एच क्रॉस स्क्वायर। चूँकि हम मान रहे हैं यहाँ पर कि V0 की जो वैल्यू है E की तुलना में बहुत बड़ी है, इसलिए हम यहाँ पर E को क्या मान सकते हैं, नेगलेक्ट मान सकते हैं। जैसे हम इसे नेगलेक्ट मानेंगे तो P इक्वल में हमें प्राप्त हो जाएगा ma अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर V0 B। ये इक्वेशन कहलाती है क्रॉनिंग पेनी मॉडल इक्वेशन, क्रॉनिंग पेनी मॉडल इक्वेशन। बड़ा क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछा जा सकता है। इस इक्वेशन में P का जो सिग्निफिकेंस है वो ये बताता है कि जैसे जैसे P का मान घटता है विभव प्राचीर यानी पोटेंशियल जो बैरियर है उसका एरिया भी घटेगा, अर्थात विभव क्षेत्र में संयोजी इलेक्ट्रॉन के जालक के जो बॉन्ड हैं वो लूज होंगे, और लूज होने से अर्थात P के शून्य होने पर ये मुक्त रूप से विचरण करने के लिए फ्री हो जाते हैं। सेकंड, अब हम इसमें से अप्रॉक्सीमेट्स मानेंगे कि कॉस, हमारी जो इक्वेशन 16 है उसमें कोस अल्फ़ा इक्वल में क्या लिखे, कॉस के ए। कोस से कॉस को कैंसिल कर देते हैं तो अल्फ़ा इक्वल में के, यानी अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, रूट में अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल में 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। चूँकि हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो इसलिए रूट में आ जाएगा। चूँकि इक्वल में के है तो हम इसे के स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल में के स्क्वायर, और E इक्वल में एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m। ये जो इक्वेशन है हमारी, यह संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का मान मुक्त इलेक्ट्रॉन थ्योरी से प्राप्त होता है उसके इक्विवेलेंट है। सेकंड जो हमारा लिमिटेशंस या स्पेशल केस है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं P टेंड्स टू इनफाइनाइट। जैसे P टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देंगे तो हम साइन अल्फ़ा ए इक्वल में हमें 0 प्राप्त होगा, और अल्फ़ा ए 0 कब हो सकता है, जब अल्फ़ा ए की वैल्यू प्लस माइनस n पाई हो, या अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल में n, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल में हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल में n पाई बाई ए, और अल्फ़ा स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल में किसके बराबर होगा, अल्फ़ा स्क्वायर 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। जैसे ये इक्वेशन इसके इक्वल में प्राप्त होगी तो हम यहाँ से E की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन से E इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2ma स्क्वायर, E इक्वल n स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, या n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। चूँकि h क्रॉस इक्वल हमने यहाँ पे रख दिया h अपॉन 2 पाई यूज़ कर दिया है तो ये 8ma स्क्वायर में चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि जो E है वो K पर डिपेंड नहीं है। इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि E जो है K पर डिपेंड, E K पर इनडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं है। इस स्थिति में जो ऊर्जा स्तर हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। यह जो रिजल्ट है हमारा एक वी में विभव कक्ष में कणों के ऊर्जा स्तरों के समान होता है, जिसमें एनर्जी लेवल्स हमारे डिफरेंट गैप होता है, पहले कम ज़्यादा फिर और ज़्यादा चला जाता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्रॉनिंग पेनी मॉडल के निष्कर्ष। क्रॉनिंग पेनी मॉडल का फर्स्ट निष्कर्ष है कि कणों के ऊर्जा वर्णक्रम में अनुमत ऊर्जा बैंड अनंत संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ जो हम अल्फ़ा और ए के बीच में जो इक्वेशन 16 यूज़ कर रहे हैं
वह 16 इक्वेशंस हमारी अलाउड एनर्जी लेवल्स को डिफाइन करती है और उन्हीं अलाउड एनर्जी लेवल्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अनंत संख्या में होते हैं, जो ऐसे बैंडों द्वारा पृथक होते हैं जिसमें कोई ऊर्जा स्तर नहीं होती हैं, इन्हें फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, जिन्हें हम इस चित्र में 7.2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हमारे एनर्जी बैंड गैप हैं फॉरबिडन। ये फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप हैं, जो हम लाइन से शो कर रहे हैं वो फॉरबिडन वाले हैं, तथा जो ब्लैंक हैं वो हमारे कहलाते अलाउड एनर्जी लेवल्स। अलाउड एनर्जी लेवल्स अनुमत क्षेत्र। अनुमत ऊर्जा बैंड की परिसीमा पर कोस के इक्वल हम 1 माने, यानी के इक्वल क्या होना चाहिए एन पाई, के इक्वल एन पाई बाय ए। यहाँ से ई इक्वल में होगा एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर या एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। अल्फा ए के मान में वृद्धि होने से पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए का जो मान है वो यहाँ पर अल्फा ए के मान में वृद्धि करने पर से इसका मान घटता है। घटने से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अनुमत बैंड है अलाउड एनर्जी लेवल से उनकी चौड़ाई में वृद्धि होती है। साथ ही जो वर्जित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई है उनमें कमी होती है। पी के मान में वृद्धि होने से अर्थात चालक आयनों से इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा में वृद्धि होने से अनुमत ऊर्जा बैंडों की चौड़ाई घटती है। साथ ही पी टेंस टू इन्फिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन का चालक के साथ बंध अत्यंत प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इस स्थिति में जो इक्वेशंस है वो ई एंड के पर डिपेंड नहीं करती है, तथा अलाउड जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत संकीर्ण यानी बहुत सकड़े हो जाते हैं, जो कण की बद्ध अवस्था को व्यक्त करते हैं। इस स्थिति में कण का ऊर्जा वर्णक्रम रेखीय वर्णक्रम होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जो ऊर्जा वर्णक्रम है वो हमारे पास कैसे प्राप्त होंगे, रेखीय लीनियर प्राप्त होंगे। और फर्स्ट वाले में जो ऊर्जा वर्णक्रम हमने देखे थे वो वहाँ पर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हमें प्राप्त होते हैं। जब पी टेंड्स टू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जब पी टेंड्स टू 0 हो अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन के समान व्यवहार करता है, इस स्थिति में ई इक्वल एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m। यहाँ पर ई तथा के बीच जो वक्र हम खींचते हैं वो हमारा परवलय प्रकृति का होता है, तथा ऊर्जा वर्णक्रम सतत यानी क्वेशी कंटिन्यूस पाया जाता है। पी के 0 से अनंत तक परिवर्तन करने पर ऊर्जा बैंडों की चौड़ाई में परिवर्तन डायग्राम 7.3 से शो हो रहा है। ये हमारे एनर्जी बैंड गैप है क्वेशी कंटिन्यूअस। थैंक यू।